चलो शुरू करें फिर अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है जैसे करंट, पोटेंशियल वगैरह, और कुछ बेसिक लॉ है जैसे ओम्स लॉ वगैरह, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सब आपको पता है, ठीक है। उसके पास डायरेक्ट क्या ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आता है आपका V = IR, ठीक है, जिसमें V पोटेंशियल होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस को और क्या फॉर्मूला, रेजिस्टेंस आता है ρL/A, ठीक है। R रेजिस्टेंस, रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, L/A क्या होता है, L/A आपका सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। L आपकी लेंथ है, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और ऐसे ही आपका जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही इसका रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या आएगा, G = 1/R, G क्या आएगा, 1/R आएगा। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होगी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है G की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स होगी। ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का भी उल्टा होगा, वो क्या होगा, कापा, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/ρ, ठीक है। और कापा और जी में क्या रिलेशन होगा, कापा और जी में रिलेशन होगा, कापा = GL/A, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कापा की यूनिट निकालना चाहूँ, कापा क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि अगर मैं L और A लेंथ को मैं 1 ले लूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 ले लूँ, यानी कि मैंने अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसका वॉल्यूम क्या है, यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। सेंटीमीटर में ले लो, डेसीमीटर में ले लो, मीटर, जिस भी चीज में तुम्हें लेना उसमें ले लो, ठीक है। लेकिन बस यूनिट वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसका यूनिट वॉल्यूम है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। ऐसे उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, उसके कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी यूनिट क्या होगी, कंडक्टिविटी की, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना ये यहाँ इस पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है, ठीक है। पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। क्यों बताऊंगा अभी। तो ये कनेक्टिविटी हुई। अब कंडक्टिविटी हम और भी पढ़ते हैं। ये तो कनेक्टिविटी किसकी हुई, अगर आपने यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट लिया उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो आपकी कंडक्टिविटी होगी। एक हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम λm से डिनोट करते हैं, और एक इसी के साथ आती है इक्विवेलेंट, जो कि आपके क्या होती है, λEq, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी आपकी होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लें, उसकी जो कंडक्टिविटी, वॉल्यूम कितना भी हो, वॉल्यूम आपका V हो गया, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या था, यूनिट वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आपका कितना भी हो इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, लेकिन मोल कितना होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। उसकी जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोल लेंगे। और ऐसे ही अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो मोलर कंडक्टिविटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, कापा डिवाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है, कापा डिवाइड बाय मोलैरिटी। और ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, कापा डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, कापा डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आते हैं इनकी यूनिट पे, ठीक है। कापा की यूनिट क्या होती है, अगर मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ, इसमें सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ, तो कापा की यूनिट क्या होती है, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की तो अब मोल ही होगी, ठीक है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किस में, वॉल्यूम को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो डिवाइड बाय, तो ये पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका ऊपर गया, ऊपर जाके क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है।
तो ये आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। अब ये और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आता कि हमें कापा की वैल्यू दी है हमें, या कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है हमें, ठीक है। तो क्योंकि वो भी कंडक्टिविटी है वो भी कंडक्टिविटी है ना, तो कई बार वो सिंपल कंडक्टिविटी लिख देता है लेकिन वैल्यू दे देता है मोलर कंडक्टिविटी की, है ना। तो ऐसे टाइम पे रामबाण क्या होगा? ऐसे टाइम पे रामबाण होगा आपकी यूनिट, ठीक है। यूनिट हमें पता है भाई, अगर उसने कापा की वैल्यू दी होगी तो साइमन पर सेंटीमीटर होगा यूनिट में, अगर उसने मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी होगी तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यूनिट ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नॉर्मेलिटी है, यहाँ मोलैरिटी है, तो जाहिर सी बात नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी क्या रिलेशन होता है? n इजिकल टू जेड एम का होता है, n इजिकल टू जेड एम, ठीक है, यही होता है ना रिलेशन। तो अब अगर मैं इनमें रिलेशन निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? वो आपको होगा यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो लैम्डा एम इज इक्वल टू जेड टाइम ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू जेड टाइम ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट था जो हमने देख लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या, डिबाय-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन। इसके बाद आता है आपका डिबाय-हक्केल-ओनसागर थ्योरी। ये थ्योरी आपको क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर आपके पास कंडक्टिविटी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मैंने ले ली, ठीक है, उसका रिलेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन के साथ उसका रिलेशन लिया √c के साथ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके इस टाइप से बिहेव करेंगे। यानी कि ये सीधा सीधा क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप डाइल्यूशन की तरफ जाओगे, ठीक है, कंसंट्रेशन को कम करोगे, डाइल्यूशन की तरफ जाओगे, वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उनकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1:1, अगर चार्ज रेशो है 1:2 है, 2:2 है, यानी कि अगर चार्ज बढ़ रहा है ना तो और ज्यादा, तो वो क्या हो रहा है? इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो गया? क्यों? हमने तो पढ़ा है भाई, जितने ज्यादा, अब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आयंस आएंगे, जितने ज्यादा आयंस आएंगे तो कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए थी। यहाँ तो उल्टी कहानी चल रही है, उल्टी चल रही है ना। तो सबसे पहले ये आपका किसके लिए है? ये आपका वीक के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, और ये किसके लिए है? ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है। अब ये उल्टी कहानी कैसे चली? उल्टी गंगा बह रही है यहाँ तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीक के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? वीक के लिए, ठीक है। अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया मैंने, कोई भी हमारे पास है, AX मान लिया, ठीक है, ये आपका डिसोसिएट होगा A पॉजिटिव और X नेगेटिव में। टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? यहाँ मान ले मैंने कोई भी C कंसंट्रेशन थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ टाइम इक्वल टू t पे क्या होगा? C माइनस C अल्फा हुआ, पढ़ा हुआ है ना ये हमने, ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये C अल्फा बनेगा, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका क्या आएगा? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AX, जो कि क्या होगी? C अल्फा इंटू C अल्फा इंटू C माइनस C अल्फा। तो ये आपका किसके इक्वल आएगा? ये आपका आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है आपका? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिख दिया ये? अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि अल्फा आपको क्या बता रहा है? अल्फा बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है ना, यही चीज बता रहा है। तो मैंने मान लिया अल्फा आपका मच लेस देन 1। तो ये यानी कि ये अगर
ये कम हुआ तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्स इक्वल टू 1 होगा। तो यानी कि ये के किसके इक्वल आ जाएगा, ये सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँ तो वो के बाय सी का रूट आ जाएगा। ठीक है, के बाय सी का रूट आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इनवर्स रिलेशन है, तो यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाया तो अल्फा क्या होगा, अल्फा कम होगा। ठीक है, अल्फा कम होगा यानी कि डिसोसिएट कम हो रहे हैं। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से डिसोसिएट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डिसोसिएट अगर वो कम हो रहे हैं तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस आपके क्या हो रहे हैं, आयंस आपके कम हो रहे हैं। आयंस कम होगी तो यहां से क्या होगी, कंडक्टेंस जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमने अपना प्रूव कर दिया कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस कम आएगी वीक के लिए। वहीं इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके वीक के लिए। वीक के लिए तो हमने प्रूव करे, अब स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे प्रूव करेंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए भी हमें प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ये तो चलो ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये कैसे हो रहा है भाई। ठीक है, और इसमें भी यहां पे एकदम ये स्टीप हाइट जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है, यहां पे ये एकदम से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका डाइल्यूशन होगा ना, अब क्या होगा, जब मान लो ये कहाँ गया, ये डिसोसिएट हुए। ठीक है, लेकिन ये डिसोसिएट तो हो गए, साथ में इक्विलिब्रियम चल रहा है, ये वापस भी जा रहा है। यानी कि इसमें और इसमें क्या है, अट्रैक्शन है। इसमें और इसमें क्या है, अभी भी अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन की वजह से ये वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर ये वापस, अगर मैं क्या कर दूं, मैं डाइल्यूशन कर दूं। मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। अब अगर डाइल्यूशन किया मैंने तो क्या हुआ, मेरा एक आयन यहां है, एक आयन यहां है। मैंने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया, एक आयन यहां हो गया, एक आयन यहां हो गया, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये रिवर्स में तो जा ही नहीं रहा। तब रिवर्स में नहीं जाएगा ना, तब आपके क्या होंगे, ये आयंस क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। इंडिपेंडेंट अगर ये बिहेव करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपना कंडक्टेंस में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूशन देंगे तो हमारे क्या होगी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। समझ में आएगी बात। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। अब स्ट्रॉन्ग में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में ऐसा इसलिए हुआ, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो यहां पे आपके दो इफेक्ट लगते हैं। पहला लगता है एसिमेट्रिक इफेक्ट, और दूसरा लगता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब आपके आयंस हैं वो सॉल्यूशन में गए, अब सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो रहा है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसके सारी तरफ है। ठीक है, चार्ज है ना, उसके पास चार्ज स्पीसीज है वो। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस भी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसको सराउंड कर लेंगे। ठीक है, सारे नेगेटिव आयंस उसके चारों तरफ फैल गए। ऐसे ही एक नेगेटिव आयन है, उसके चारों तरफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चार्ज लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। अब इसको इधर जाना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं ना। ये इधर जाएगा, वो क्या करेंगे, वो ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ब्लॉक करेंगे तो यानी कि उसकी क्या कर देंगे, एक हिसाब से उसकी स्पीड कम कर देंगे। ठीक है, वो वहां पे इजीली नहीं जा पाएगा। ठीक है, इजीली नहीं जा पाएगा। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज इस साइड जाना चाह रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा।
ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ भी तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे ना, पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव अब की बार इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, वो उधर नहीं जाने देंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होनी चाहिए थी लेकिन उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज आएगा। अब यहाँ पे जितने ज्यादा आयंस होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, आयंस उतने ज्यादा होते जाएंगे, साइडों में उतने ज्यादा आते जाएंगे, साइडों में ज्यादा जाएंगे तो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा तो कंडक्टेंस में डिक्रीज भी उतना ही ज्यादा आएगा। समझ गए बात। चलो अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, अब सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के भी तो आयंस हैं, सॉरी सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपके पास कोई भी एक आयन है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या लगे हैं, सोलवेंट के मॉलिक्यूल लगे हैं, ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ भी क्या सोलवेंट के मॉलिक्यूल लगे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका साइज इतना बड़ा हो गया, इसका साइज भी इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, अब ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, तो यहाँ एक दूसरे से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, सोलवेंट्स के जो आयन है, ये सोलवेंट के आयन इसके साथ इस साइड मूव कर रहे हैं, ये सोलवेंट के जो आयन सोलवेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है, वो समझते जाना, ठीक है, तो ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल इस साइड मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस साइड जा रहे हैं, ये इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से भी कुछ क्या होगी, स्पीड कम होगी, इनकी स्पीड कम होगी, तो क्या होगा, यहाँ से उतना ही कनेक्टिविटी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर क्या हो जाए, आयंस बढ़ जाए, आयंस जितने ज्यादा हुए वो क्या होंगे, उतने पास पास आना शुरू हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों केस में क्या करो, डाइल्यूशन करके देखो, डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो आयंस हैं वो क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो यानी एसिमेट्रिक इफेक्ट कम हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, एक तो यहाँ पे बिल्कुल यूं होना, एक ये यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, ठीक है, तब तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए ये डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इन दोनों केस में क्या हो जाएगी, इसके साथ डाइल्यूशन के साथ, इस साइड जा रहा है डाइल्यूशन आ रहा है ना, कंसंट्रेशन का कम होना डाइल्यूशन ही होता है ना, तो ये क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और एक टाइम पे जब ये बिल्कुल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे मीट करेंगे और इसको बोला जाता है लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मैंने क्या काइनेटिक्स में ग्राफ कराए थे ना, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ कराया था, सी माइनस एम एक्स करो, y क्या है, यहाँ पे लैम्डा एम है, यहाँ पे क्या है लैम्डा एम, तो ये लैम्डा एम हो गया। c क्या है, c ये आपका क्या है, लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम नोट। ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट बोल दो, लैम्डा एम नोट। ठीक है, लैम्डा एम नोट हो गया। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, b रूट सी, माइनस b रूट सी। ठीक है, और ये जो ये तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ये b जो होता है, ये b किसके इक्वल होता है, b आपका होता है a लैम्डा एम नोट प्लस b। ठीक है, a क्या होता है, जो कि आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट से जो भी डिक्रीज हो रहा है, और b होता है आपका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट से जो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिबाई ओनसागर इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ गए बात। चलो, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सारा, है ना, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, है ना। चलो, इसके बाद आता है कोलरोस लॉ।
इसके बाद आएगा कोलरोस लॉ। जो भी है यार स्पेलिंग देख लेना बस, ठीक है। एक तो मेरे को कंसेप्ट नहीं इतना तंग करता है जितनी स्पेलिंग करती है, ठीक है। कोलरोस लॉ है, स्पेलिंग जो भी है देख लेना, ठीक है। अब कोलरोस लॉ क्या बोलता है? कोलरोस लॉ बोलता है कि जब भी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चले जाते हैं ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपके आयंस हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, ठीक है। वो आयंस क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे, उनके बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होगी, ठीक है। और वहां से वो क्या करेंगे? वो इंडिपेंडेंट बिहेव करके अपना फुल कंट्रीब्यूशन देंगे कंडक्टेंस में, ठीक है। वही जिससे आपका जो वीक वाला प्रूव हुआ था, है ना। तो वही चीज है। तो ये आपका सिंपल सी बात कोलरोस लॉ बोलता है। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहला, आप जो भी, अगर आपके पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नोट निकाल सकते हो। क्योंकि हमने ग्राफ में देखा था ना, वीक के लिए क्या आ रहा था? ये ऐसे आ रहा था, यहाँ ये टच ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ से तो ग्राफ से निकाल नहीं सकते, तो यहाँ से लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वीक के लिए लैम्डा एम नोट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो हमें किसके लिए निकालना है? CH3COOH के लिए निकालना है। ये हमारा क्या है? वीक है, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्ट्रोंग है, क्या है? हमारे पास HCl है, ठीक है। हमारे पास NaCl है, ठीक है। हमारे पास CH3COONA है, ठीक है। इन सब के लिए तो हमें पता है ना, तो लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COOH किसके इक्वल आएगा? लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl, ठीक है। यही आएगा ना। क्यों? ये क्या देगा? CH3COO और Na, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ ये देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे Na और Cl एक्स्ट्रा आ रहा है, तो Na और Cl यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वीक की टर्म, वीक का मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम स्ट्रोंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरा क्या है? दूसरा जो आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी निकाल सकते हो, वो आपका लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नोट होगा। लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नोट आएगा, ठीक है। तो आप यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। लैम्डा एम तो आपको पता ही है, लैम्डा एम नोट आपने यहां से निकाल दिया, इन दोनों को डिवाइड करके यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि के क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होता है ना वीक के लिए। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो और के की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। निकाल लोगे ना, यहाँ से हम इजिली के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कोलरोस लॉ से आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से भी एक बार तो इसी रिलेशन में क्या करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बस आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी थी और इक्वेशन को रीअरेंज करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपका कई बार आ जाता है, ठीक है। पीछे जो कराया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस बी रूट सी, यहां से भी आपका काफी बार क्वेश्चन आता है। यानी जो भी आपके 2-3 टॉपिक हुए इन सब से आपका 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके 2 होते हैं, एक आएंगे गैल्वेनिक सेल और एक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक आता है गैल्वेनिक सेल, एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यहां पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे
किसी भी केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सबसे मेन और सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी रिडॉक्स प्रोसेस होती है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा, इसका मतलब क्या होगा, मान लो कोई आपका मेटल है, ठीक है, वो 0 +1 +2 किसी भी स्टेट में था, मान लो मैंने +1 बोल दिया, वो +1 में था और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना आपका ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो यही आपका 3 पॉजिटिव में था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये M+ में चला गया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना आपका क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक आपकी ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम बाहर से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहां से हम बाहर से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एक होता है आपका कैथोड, ठीक है, और एक होता है एनोड। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये है आपका एनोड और ये है कैथोड। ठीक है, यहां पे भी आपका एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एक चीज याद रखना, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपका कहाँ होता है, वो हमेशा आपका एनोड पे होता है। ठीक है, और कैथोड मतलब रिडक्शन, कैथोड मतलब रिडक्शन। ठीक है, एओ थोड़ा मिलता जुलता सा है ना, तो एओ से याद करो, मेरे तो एओ से ही याद है, एनोड ऑक्सीडेशन, तो कैथोड क्या मतलब होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां और यहां आपका एनोड और कैथोड के चार्ज में डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने कैथोड उसको बोला हुआ है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, आयंस जनरेट होंगे, तो जो कैटायंस होंगे वो आपके जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैटायंस होंगे उनका क्या चार्ज होता है, कैटायंस का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो उसे बोलते हैं कैथोड। और जो आपके एनायंस होंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे उसे हम बोलते हैं कैथोड, जो कि होती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज उनको इस टाइप से देते हैं। और यहाँ आपका क्या होता है, गैल्वेनिक में एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यानी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर क्या चार्ज आ जाता है, इस पे आपका चार्ज आ जाता है एनोड पे नेगेटिव, एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव था, यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे। ठीक है, अब कैथोड पे रिडक्शन होगी, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा। पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हुआ तो कैथोड पे क्या चार्ज आया, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और हाँ, एक यहाँ पे हम सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिज किस लिए यूज है, ये सब वही है, स्कूल टाइम में तुमने पढ़ा हुआ है कि सर्किट को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और उसमें जो भी हम आयंस लेते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह वो सेम होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या बताता है, ट्रांसपोर्ट नंबर आपका, वैसे लिख लो, ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं। ट्रांसपोर्ट नंबर बताता है आपका फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, कितना फ्रैक्शन चार्ज ऑफ पूरे टोटल चार्ज का कितना फ्रैक्शन ऑफ चार्ज उस आयन के पास है, वो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर बताता है। जैसे कि टी पॉजिटिव आपका क्या आएगा, टी पॉजिटिव आपका आ जाएगा, हमने क्या लैम्डा पढ़ा है ना अभी।
ठीक है, लैम्डा पढ़ा है ना, तो लैम्डा के हिसाब से ही लैम्डा पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा टोटल, ठीक है, जो कि आपकी लैम्डा एम है, लैम्डा पॉजिटिव प्लस लैम्डा नेगेटिव, ठीक है। या चार्ज की टर्म में अगर मैं बात करूं तो टी पॉजिटिव आपका क्या आएगा, क्यू पॉजिटिव बाय क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव, ठीक है, जितना उसके पास है डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। और ऐसे ही अगर इनकी ऐसे ही टी नेगेटिव भी आ जाएगा और टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव आपका क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव आपका टोटल 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि दो ही चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो ये आपका 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इतनी बात होगी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से ही हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट ऑफ आर रिडक्शन, ठीक है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन। और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि इसका उल्टा, इसका नेगेटिव होता है बस, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जिस पोटेंशियल पे आपकी रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जिस पोटेंशियल पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है, मान लो आपके पास दो दिए हुए हैं, जैसे ई नॉट ऑफ एम टू पॉजिटिव टू एम, ठीक है, और मैंने एक दूसरा मान लिया, इसके लिए कोई भी एक्स वैल्यू दे दी, ठीक है, या फिर मान लो ये 0.4 था, ठीक है, 0.4 वोल्ट, और ई नोट ऑफ यहाँ पे कोई दूसरा मैंने मान लिया, जैसे x मान लिया, x3 पॉजिटिव टू x2 पॉजिटिव या x पॉजिटिव, ठीक है, इसके लिए मैंने मान लिया 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, तो पहली रिडक्शन क्या होगी, इसकी होगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों में साथ ले रहे हैं इन दोनों को, तो रिडक्शन किसकी होगी, इसकी रिडक्शन होगी, इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। समझ गए बात को, चलो ये सिंपल सी बात आपको यहां से बताने से मैंने। इसके बाद हाँ, इसके बाद दो टर्म आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कौन है, ये एजेंट है, ठीक है। एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का काम करते हैं। अब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरों को क्या करेगा, दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद की क्या करेगा, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, यानी उसकी खुद की रिडक्शन होगी, खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। वो कौन होगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो कि दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को क्या कर ले, खुद को सेल्फ ऑक्सीडाइज कर ले, यानी खुद की ऑक्सीडेशन करके जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, उसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाता है कि इनमें से कौन सा आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। अब मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया मैंने, ई नॉट ऑफ आर, ठीक है, एक का 0.25 है, एक का 0.8 है, एक का -2.5 है, ठीक है, एक का 1.1 है, ठीक है। इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मैंने, तो मैंने पूछ लिया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है जो खुद की ऑक्सीडेशन करे वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ठीक है,
सॉरी, खुद की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा -2.5। -2.5 सबसे कम है, तो यानी कि इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको ध्यान रखनी थी। अब देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन हमने सबने स्कूल टाइम में पढ़ी भी है, करी भी है ना, सबने ही करी होगी। तो अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या बोलती है, हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों करते हैं, ये बोलती है कि अब जब हम एक सॉल्यूशन को दूसरे के अंदर मिलाते हैं तो जो आयंस है वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आयंस रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने HCl को NaOH में मिलाया, ठीक है, तो ये क्या दे रहा था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या देंगे NaCl और H2O, ठीक है। यानी कि आयंस ने रिप्लेस किया ना, OH H के साथ गया, NaCl के साथ गया, तो क्या करते हैं, आयन से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अब हर आयन के क्या होते हैं, अलग अलग कंडक्टेंस होती है, तो जैसे ही वो रिप्लेस करेंगे तो कंडक्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक सा रूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली टाइट्रेशन में हमें पता है ना, यहाँ और ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से मिलाते हैं। तो जो यहाँ होता है वो होता है टाइट्रेट, ठीक है, और ऊपर आता है टाइट्रेंट, ठीक है, ऊपर आएगा टाइट्रेंट, नीचे आएगा टाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक साइड यहाँ पे ले लेंगे कंडक्टेंस, ठीक है, और यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। अब सबसे पहला केस लिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नीचे टाइट्रेट था, ठीक है, नीचे टाइट्रेट था, उसकी हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं। वहां पे मैंने क्या लिया, मैंने HCl ले लिया। अब HCl में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, आयंस है, तो उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, कुछ ना कुछ उनकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। जैसे ही मैंने ऊपर से NaOH मिलाना शुरू किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंज्यूम होना शुरू हो गए। H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों ने मिला के वाटर बना दिया ना। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एक चीज, ये भी चीज ध्यान रखो, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर होने की वजह से इनकी कंडक्टेंस बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंज्यूम होंगे तो क्या होगी, कंडक्टेंस कम होगी। तो ये आपको H पॉजिटिव कंज्यूम होना शुरू हुए तो आपकी कंडक्टेंस क्या हुई, कम होना शुरू होगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जितने भी H पॉजिटिव थे सारे कंज्यूम हो गए, ठीक है, सारे के सारे कंज्यूम हो गए, तो क्या होगा, वो मिनिमम पॉइंट होगा। उसके बाद ऊपर से अगर मैं फर्दर NaOH मिलाऊंगा तो क्या होगा, NaOH तो नीचे जाके Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। NaOH क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा ना Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब OH नेगेटिव कंज्यूम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि H पॉजिटिव तो है ही नहीं, H पॉजिटिव तो गए सारे, ठीक है, वो H2O में चले गए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH नेगेटिव मिलेगा। OH नेगेटिव क्या है, कंडक्टेंस हाई है, तो यहाँ से क्या मिलेगी, उसके बाद कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब मैंने मान लिया मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl, ठीक है, लेकिन वीक बेस है, वीक बेस जैसे कि NH4OH, ठीक है। अब HCl था पहले, यहाँ पे भाई ये कंडक्टेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, ठीक है, वो ध्यान रखना।
अब पहले क्या थी, कंडक्टेंस बहुत हाई थी, H पॉजिटिव थे। अब जब NH4OH जाएगा सॉल्यूशन में तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ डिसोसिएट तो होगा, डिसोसिएट होगा और उसके पास क्या, उसको H पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये NH4OH ये कुछ ना कुछ क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कुछ मैंने मान लिया 100 में से 10 ही डिसोसिएट हुए, ठीक है, 10 डिसोसिएट हुए और इनके बीच में इक्विलिब्रियम, उस 10 ने H पॉजिटिव कंज्यूम कर लिया, ठीक है, इतना कंज्यूम हुआ, ठीक है, इतना कंज्यूम हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे OH नेगेटिव क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने H पॉजिटिव को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब क्या करता है इक्विलिब्रियम, क्या बोलता है, तुम मेरे को छेड़ोगे मैं वही काम उल्टे करूंगा, यही बोलता है ना इक्विलिब्रियम, मेरे को छेड़ोगे मैं तो वही करूंगा। यानी कि OH की कंसंट्रेशन को तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया, OH की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा तो और OH नेगेटिव मिलेंगे, और मिलेंगे तो ये और कंज्यूम होगा। ऐसे करते 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 सारे H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। उसके बाद जब सारे H पॉजिटिव कंज्यूम हो गए तो फिर इसको सॉल्यूशन में डालते जाओ, ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर यानी कि वही दो जो 10 होंगे वही डिसोसिएट होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, तो ये अपनी कोई ज्यादा कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, एक हल्का सा ऊपर आएगा बस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो CH3COOH है और यहाँ पे NaOH है। अब जब ये मिलेंगे क्या करेंगे, ये बनाएंगे आपका CH3COONA प्लस H2, यही बनाएंगे ना। तो अब यहाँ क्या थी, मान लो कुछ कंडक्टेंस थी, अब ये क्या हुआ था, CH3COOH कुछ डिसोसिएट हुआ था, ठीक है, कुछ डिसोसिएट होने के बाद क्या हुआ, वो CH3CONA बना। अब क्या हो रहा है, ये CH3CONA ये क्या, ये तो खुद ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, खुद स्ट्रॉन्ग है ना। इसको वहां पहले हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट कोलरास लॉ में कर रहे थे ना, तो वहां पे हमने इसको स्ट्रॉन्ग लेके कंसीडर किया था ना, वीक के लिए लैम्डा नोट निकाला था, तो ये तो खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ये बनता जाएगा, ये डिसोसिएट होता जाएगा और ये कुछ ना कुछ कंडक्टेंस यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट पे सारा CH3COOH CH3CONA में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, कंडक्टेंस यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद वो है ही नहीं है, अब NaOH डालेंगे, NaOH में OH है, OH क्या है, कंडक्टेंस बहुत हाई है, तो उसकी और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से ग्राफ कैसे बन रहा है सबको समझ आ रहे होंगे, है ना, समझ आ गए ना। अब इसमें अब कुछ भी बना लो, अगर ये समझ आ गए ना फिर तो कुछ भी बना लो। मान लो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, ठीक है, और इसका मैं कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है, वीक एसिड CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये ले लिया मैंने। तो अब क्या होगा, HCl तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, HCl डिसोसिएट होके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है, और CH3COOH ये H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव बनाएगा। लेकिन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन आ रहा है, कॉमन आयन। अब जब भी कॉमन आयन आता है इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम को छेड़ा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मैं तो उल्टा चलूंगा तो ये क्या कर देगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दी ना, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, यार मैं तो कम करूंगा, कम करेगा तो कर ले भाई, ठीक है ना, कर ले, पीछे जा, पीछे जाएगा, यानी कि जब तक तेरा HCl है ना यहाँ पे, CH3COOH तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, CH3COOH डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, सबसे पहले आपका HCl कंज्यूम होगा। अब HCl पूरा कंज्यूम हो गया,
हो गया, ठीक है, गया। अब क्या, अब ये केस बन गया ना, तो यानी कि अब CH3COO बनेगा, उसके बाद NaOH बनेगा, NaOH मतलब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCl कंज्यूम हुआ सारा, और यहाँ पे CH3COOH कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं वीक बेस ले लेता तो ये लाइन यहाँ ना जाके यहाँ पे ये सीधा चली जाती, यूं, ठीक है ना। अब तो तुमसे कोई भी कुछ भी बनवा ले, यहां से इनमें से सारे बना दोगे, ठीक है। तो ये आपका कोई थोड़ा सा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट था। अब थोड़ी से सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। हमने ई नोट वगैरह देख लिया, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह, रिड्यूसिंग एजेंट सब कुछ देख लिया, है ना। अब देख लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी, अब आपको पता है एक सेल में ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, एनोड होती है, कैथोड होती है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है, ये सब बात पता है। अब उस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका लेफ्ट साइड आएगा एनोड, ठीक है, बीच में आएगा सोल्ट ब्रिज, ठीक है, और राइट साइड आएगा कैथोड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन होगी तो इसको पहले ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे सबसे साइड में आएगा प्लेटिनम, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर गैस वगैरह को अगर हम लेते हैं एनोड कैथोड पे तो हम उसको एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, तो वो आ जाती है प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा फिर मेटल या फिर गैस, ठीक है। उसके बाद आएगा मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने किसकी फॉर्म में लिखा, ऑक्सीडेशन। कैसे, मेटल होगा और यहां पे क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो मेटल से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, मेटल में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो जीरो से आयनिक में प्लस में जाएगा तो क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अब इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, सोल्ट, फिर आ जाएगा आपका मेटल और गैस, और फिर आ जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी, किसी एक सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.73 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन पोटेंशियल है इसका ज्यादा, ठीक है, जाहिर सी बात है इसकी क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। तो इसकी रिडक्शन होगी तो ये क्या जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव कॉपर, ठीक है, कुछ इस टाइप से जाएगा ना। और इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर मैं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखूं तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, जिंक विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे, मिला के क्या आएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये देगा कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गई, एक सेल आ गया, डैनियल सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देना है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले आएंगे यानी जिंक। तो यहाँ पे क्या है, मेटल है, मेटल क्या है, जिंक। मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट कोई है नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आ गया सोल्ट ब्रिज। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। उसके बाद मेटल इनसोल्यूबल कोई सोल्ट है ही नहीं है, उसके बाद आएगा मेटल, मेटल क्या है, कॉपर, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब अगर ई नोट ऑफ सेल निकालना है तो ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा, ठीक है, ई नोट ऑफ सेल आएगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है, यानी जिसकी पहले रिडक्शन हो रही है, ठीक है, वो उसके बाद ऑक्सीडेशन वाला, ये आएगा आपका ई नोट ऑफ कैथोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ
एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड पे कौन है जिसकी रिडक्शन हो रही है, यानी कि रिडक्शन आपकी इसकी हो रही है, तो ये आएगा 0.34 वोल्ट माइनस, उसके बाद ई नोट ऑफ एनोड। एनोड पे कौन है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, मान ली मैंने बात, ठीक है, और किस पे हो रही है, एनोड पे ही हो रही है, लेकिन हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, सारा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। बच्चों को इस चीज में काफी बार बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल ही, ठीक है, लेकिन पहले कैथोड वाले का फिर एनोड वाले का। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये देखो, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, जिंक 2 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो इसकी आएगी -0.73। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा 7, 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1.07 वोल्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। चलो उसके बाद हाँ एक और देख लो, कई बार आपको ऐसे दे दिया जाता है AgCl यू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसका आपको बताना है कि वो सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, Ag प्लस था, यहाँ भी Aj प्लस में गया, Cl माइनस था, यहाँ भी Cl माइनस में गया, तो ना किसी की ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, कैसे लिखे। तो ऐसे टाइम पे आप लोग क्या करोगे, ऐसे टाइम पे दोनों साइड में मेटल ऐड कर दोगे। मेटल ऐड क्या है, यहाँ पे मेटल क्या है, Ag। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, Ag ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, मेटल ऐड कर दिया। अब देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देखूं, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, Ag 0 से Ag प्लस 1 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और Ag प्लस से Ag 0 जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रही है। ठीक है, मिल गया अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ठीक है, अब लिखना है, अब यहां पे सबसे पहले कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले Ag 0 से Ag प्लस जा रहा है। ठीक है, मेटल है अपने पास और सॉल्यूशन है Ag पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा मेटल Ag से Ag पॉजिटिव। ठीक है, गया। उसके बाद आपका आ गया सोल्ट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, Cl नेगेटिव है ना अपने पास, Cl नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, AgCl अपने पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये आ गया AgCl, AgCl मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, मेटल, मेटल क्या है, Ag। ठीक है, तो फिर ये आ गया आपका मेटल Ag। तो ये आपकी इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे भी एक अप्रोच लगा के सेल रिप्रेजेंटेशन निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह समझ आ गई होगी। उसके बाद एक बार लैटिमर डायग्राम देख लेते हैं। लैटिमर डायग्राम में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, मेरे ख्याल से मैंने पहले आपको बताई भी है ये बात। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब ये आपको एक इस लाइन के फॉर्म में दिया जाएगा। अब आपको यहां पे पता करना है कि किसकी यहां पे आपको पता करना है कि इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, यानी कौन आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता करनी है। अब ये पता कैसे करोगे, यहाँ पे अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ, 4 दूनी 8 और 1 माइनस, ये आ जाएगा +7। ठीक है, यहाँ पे 2 तो यानी कि +6, यहाँ पे +5। ठीक है, और 2 दूनी 4 यानी कि 4। ठीक है, ये इनके क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ऑक्सीडेशन हो रही है,
यहां से यहां जा रहा हूं तो रिडक्शन हो रही है। ऐसे ही इसके लिए भी मैं यहां से यहां अगर जा रहा हूं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां से यहां जा रहा हूं तो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो इन दो स्पीशीज के लिए मेरे को दिख रहा है भाई इनका अगर लेफ्ट जाए तो ऑक्सीडेशन, राइट जाए तो रिडक्शन हो रही है। अब वो होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा पोटेंशियल से। ठीक है, तो अब कोई भी रिएक्शन कब जाएगी, यहां पे जो हमने देखा कि ई नोट ऑफ सेल आपका कैसे आ रहा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जा रहा था यानी उसकी पहले रिडक्शन हो रही थी। ठीक है, और जिसका कम था उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो यहां पे अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है, यानी कि वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी पहले, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो वही आपकी रिएक्शन यहां पे, वही आपकी स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पहले ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं देखूं तो वो क्या है, राइट साइड है, यानी कि राइट साइड का पोटेंशियल लेफ्ट साइड के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि अगर राइट का पोटेंशियल लेफ्ट से ज्यादा होगा, उसका बस लॉजिक समझ लो, राइट का अगर ज्यादा होगा यानी ई ऑफ कैथोड ज्यादा होगा, ई ऑफ कैथोड ज्यादा होगा तो यानी कि ई ऑफ कैथोड अगर ज्यादा होगा तो उसमें से एनोड का अगर माइनस भी कर दो तो ई ऑफ कैथोड एक क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, डेल्टा जी आपका क्या होता है, अगर आपका ई पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया, डेल्टा जी नेगेटिव आया तो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इतनी सी बात है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी मतलब वो अपने आप हो जाएगी, है ना। और अगर ई ऑफ सेल आपका नेगेटिव आ गया तो नहीं हो सकती ना, तो वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चली जाती है। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए जो आपका राइट साइड का पोटेंशियल है वो ज्यादा होनी चाहिए। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। लॉजिक क्या उसके पीछे वो ये है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी को अगर लॉजिक भी पता करना है तो सिंपल सी चीज आपको इतनी देखनी है कि राइट का पोटेंशियल लेफ्ट से ज्यादा होना चाहिए। यहां अगर मैं देखूं राइट में माइनस 0.27 है, लेफ्ट में 0. ये नेगेटिव इसके साथ है भाई, तो ये 0.56 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा हो गया तो इसके तो नहीं होगी। उसके बाद इसका देख रहे हैं 0.93 वोल्ट, यहाँ माइनस 0.27, यानी कि इसका राइट साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, MnO4 नेगेटिव आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है। चलो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके पास कई बार इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये दे रखा है Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Fe। ठीक है, दूसरा दे रखा है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव क्या, Fe। ठीक है, और Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। आपको इन दोनों का आपको ई नोट पता है और इसका थर्ड वाले का निकालना है। ठीक है, तो सिंपली अगर मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से मेरे को ये थर्ड बनानी है। इन दोनों से थर्ड कैसे बनेगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देख लो, बस इलेक्ट्रॉन देखोगे 3 में से 2 गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, बस इतना सा काम करना है मेरे को। कैसे, Fe से Fe कटेगा
3 में से 2 गया 1 इलेक्ट्रॉन, और Fe3 पॉजिटिव यहाँ होगा, माइनस Fe2 पॉजिटिव है तो उस साइड जाके वो Fe2 पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने थर्ड इक्वेशन को पहले 2 से बना लिया। अब ऐसे टाइम में क्या हम जो इनका ई नोट दे रखा है डायरेक्ट उनको माइनस कर देंगे? डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, ई नोट आपका कभी भी ऐसे माइनस नहीं होता। क्या होता है, लेकिन जो डेल्टा जी होता है इनका, इसके लिए मैंने डेल्टा जी 1 मान लिया, इसके लिए डेल्टा जी 2 मान लिया, इसके लिए डेल्टा जी 3 मान लिया। तो जो इनके बीच में रिलेशन चलेगा वही आपका डेल्टा जी के साथ भी चलेगा। ठीक है, तो डेल्टा जी ऑफ 3 को मैं क्या, अगर ये थर्ड के इक्वल है तो डेल्टा जी ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी ऑफ 1 माइनस डेल्टा जी ऑफ 2। ठीक है, डेल्टा जी का आपका रिलेशन इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब डेल्टा जी मैंने क्या बताया, माइनस एन एफ ई, यानी कि माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, यानी ई ऑफ 3 कहाँ लिखूँ इसका मैं, ई ऑफ 3 यही नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, और एन नंबर भी अलग अलग होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, यानी N3FE3 इज इक्वल टू माइनस N1FE1। ठीक है, माइनस N2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, N2FE2। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लिया और F कॉमन लिया, F कट जाएगा, ये आ जाएगा N3E3 इज इक्वल टू N1E1 माइनस N2E2। ठीक है, और N3 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो E3 किसके इक्वल आएगा, N1E1 माइनस N2E2 बाय में N3। ठीक है, समझ गए बात? तो यानी कि जो भी आपका इक्वेशन में जो आपका रिलेशन होगा वही रिलेशन आपका डेल्टा जी में चलेगा, और डेल्टा जी और ई का आपको क्या पता है, रिलेशन पता है, वहां से आप ई नोट ऑफ सेल निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब तो ये निकाल ही लोगे ना, कुछ नहीं। N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या है, 2 है। N3 की वैल्यू क्या है, 1 है। और E1 की वैल्यू क्या है, E1 ये रहा आपका। E2 की वैल्यू क्या है, E2 ये रहा आपका। सारी वैल्यू पुट करो, E3 निकाल लो। कर लोगे, कर ही लोगे, इतना तो समझदार हो। चलो, तो ये चौक सारा अंदर घुस जाता है। चलो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन में हमने क्या किया था, सबसे पहला रिलेशन हमने किया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, पहला हमने ये कर लिया। अब दूसरा डेल्टा एस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आएगा डेल्टा एस। अब डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, हम थर्मो में भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल रिलेशन से हम निकाल लेते हैं क्या, माइनस ऑफ डी डेल्टा जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका डेल्टा एस होता है। ठीक है, डेल्टा जी हमें पता ही है, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका डेल्टा एस आ गया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोल देते हैं वो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब अपने पास डेल्टा जी आ गया, डेल्टा एस आ गया। ठीक है, तो तीसरा क्या बचा,
पता है ना हमें रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यही रिलेशन होता है ना। तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, टेम्परेचर दिया ही होता है तो डेल्टा एच निकाल लो। डेल्टा एच क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी क्या है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल है। ठीक है, प्लस टी क्या है, ये है आपका एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी ऑफ सेल एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चाहे डेल्टा एन एफ टी एन एफ जो भी आपको कॉमन लेना हो लो। ठीक है, वैसे रिलेशन आपका ये है, जो तुम्हारा मन करे कॉमन लेने का लो, नहीं मन करे ना लो। ठीक है, समझ में आई बात। अब जो ये तीन रिलेशन है, इन तीन रिलेशन से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेल्टा एस दे दिया, डेल्टा जी दे दिया, डेल्टा एस पूछ लेंगे। ठीक है, डेल्टा जी ही पूछ लेंगे ई ऑफ सेल दे के, ई ऑफ सेल निकलवा लेंगे, डेल्टा जी पूछ लेंगे। ठीक है, और डेल्टा एस पूछ लेंगे। ठीक है, डेल्टा जी दे देंगे। कुछ भी इनसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे, समझ गए। उसके बाद आती है आपकी नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन आपका एक रिलेशन है, किसका, ई ऑफ सेल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का। ठीक है, ई ऑफ सेल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का आपका रिलेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन है। यानी कि ये क्या बताता है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से आपके ई ऑफ सेल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में आप कुछ चेंज लाओगे या कंसंट्रेशन में आप कुछ चेंज लाओगे, वहां से आपका ई ऑफ सेल में क्या चेंज आएगा वो आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन क्या आपकी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब आर टी एफ फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम, ये इनकी वैल्यू होती है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है। ठीक है, क्यू आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यू रखूँ तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591। ठीक है, बाय एन, और ये आ जाएगा लॉग क्यू। ठीक, टेम्परेचर क्या लिया, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होती है। यानी कि अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ या रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो अब आपको ये वाला आप रिलेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां से देख रहे हो, इसको मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख दूं, ठीक है, वो तो आपको पता ही है ना, वो तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही होगा कि अगर जो भी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाते हैं, सब है ना, वो सब मैं मान के चल रहा हूँ, आपको आता ही है। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखो तो ई नोट था। ठीक है, उसमें अगर यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ से कंसंट्रेशन आ रही है, यानी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी चेंज होगी। ये वैल्यू चेंज होगी, वो ई नोट में से उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये आपका ई उसमें उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, समझ गए। तो नस्ट इक्वेशन आपकी ई ऑफ सेल का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देती है, बस इतनी बात है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इलेक्ट्रो का। ठीक है, क्योंकि आपका कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहां से तो आता ही है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन लगभग मैं तो बोलता हूं हर बार ही आता है। एक आधी बार बीच में रह गया तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर बार ही आता है लगभग क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ये है आपकी नस्ट इक्वेशन। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या ई नोट ऑफ सेल आपसे निकलवा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे ई नोट ऑफ सेल निकाल लेना, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड करके। ठीक है, वहां से ई नोट ऑफ सेल निकलवा लेंगे, फिर ये रिलेशन लगवा देंगे। ठीक है, वो सब बस उनका इंटरलिंक करने का तरीका। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो ये वाली क्वांटिटी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो वहां पे ई नोट इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन, और ये आ जाएगा log ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम चला जाएगा ना, log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 RT बाई NF log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये आ गया ना, ठीक है। अब यहां से और यहां से क्या मैं कोई रिलेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और यहाँ पे ये क्या था, अगर मैं 2.303 ना लूँ, ln लूँ, तो ये आ जाएगा RT ln के इक्विलिब्रियम बाय NF। तो NF से NF कटा, तो डेल्टा जी नोट था ना यहाँ पे, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू RT ln माइनस, माइनस आएगा ना, माइनस बचा, माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक रिलेशन आपका ये आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह देख ली। अब बात आती है आयनिक स्ट्रेंथ की। अब आयनिक स्ट्रेंथ हमें क्या बताती है? किसी भी सॉल्यूशन की जो भी चार्ज इंटेंसिटी होती है वो हमें आयनिक स्ट्रेंथ से पता लगती है, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रेंथ का आपका सिंपल सा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू हाफ समीशन CI ZI स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे लगाएंगे? कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 2 मोलर CaCl2 है, ठीक है। 2 मोलर CaCl2 है। अब CaCl2 क्या होगा, तो सुन रहा है ना, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, डिसोशिएट होगा, ऐसे डिसोशिएट होगा ना। अगर ये 2 मोलर है तो ये भी आपका क्या हुआ, 2 मोलर, ठीक है। और ये कितना हुआ, ये हुआ 2 × 2 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी डबल हो जाएगी ना। तो अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ इसकी निकालना चाहूं तो क्या आएगी, हाफ। अब पहला CI क्या है, कंसंट्रेशन है, Z क्या है, चार्ज है, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 2, ठीक है। चार्ज कितना है, 2, उसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस कंसंट्रेशन फिर कितने आएगी, 2 × 2 4, तो 4 इंटू चार्ज कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 4, यानी कि 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, ठीक है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 6। अब ये तो इसका निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आपको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, कैसे? अगर चार्ज की रेशो, यहां लिख देता हूं मैं, चार्ज रेशो, ठीक है, और यहां आ जाएगा आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चार्ज रेशो अगर आपकी 1:1 है, ठीक है, जैसे कि NaCl वगैरह हो गया, ठीक है, वहां पे आपका जो भी कंसंट्रेशन है उसी के इक्वल आपका क्या आ जाएगा, आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। चार्ज रेशो हुई 1:2, जैसे CaCl2 अभी हमने देखा, तो ये कितना हो गया, 2 का 3 टाइम हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका 3C, ठीक है। उसके बाद अगर चार्ज रेशो है 2:2, जैसे कि CuSO4, ठीक है, उसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम 4C, ठीक है। उसके बाद 1:3 अगर है, जैसे AlCl3 टाइप कुछ हो गया, तो वो आ जाएगा आपका 6 टाइम, ठीक है। और अगर 2:3, और ये उल्टा भी चल रहा है, जैसे 2:3 या 3:2, एक ही बात है, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा 15 टाइम, ठीक है।
तो यहां से आप डायरेक्टली ही बता सकते हो। जैसे मैंने आपको 2 मोलर CaCl2 दे रखा था ना, तो 2 मोलर था 1:2 था, तो डायरेक्ट 3 टाइम करते हो यानी कि 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके साथ जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। आई क्या होती है? एडिटिव इन नेचर होती है। जैसे कि मैंने अगर 2 सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, मान लो 0.2 मोलर NaCl ले लिया और 0.3 मोलर CaCl2 ले लिया, उनको ऐड कर दिया, तो उनकी आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी थी। ठीक है, इतनी बात आपको आयनिक स्ट्रेंथ से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं एक्टिविटी की। अब ये आयनिक स्ट्रेंथ एक्टिविटी मैं करा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये सब आपकी डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ में काम आएगी। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होती है, ए से डिनोट कर देते हैं। एक्टिविटी आपकी जो रियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ना, उसको दर्शाती है। ठीक है, रियल सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन होगी वो आपकी एक्टिविटी की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी किसके इक्वल होती है? एक्टिविटी होती है गामा टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी आपकी आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और गामा आपका क्या आएगा? एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर मैं निकालना चाहूं यहां से गामा, वो आ जाएगा आपका A/m। m लिख लो या C लिख लो, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो A/C। ठीक है, A/C ये क्या बता रहा है? A आपकी एक्टिविटी रियल सॉल्यूशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन रियल सॉल्यूशन की। C आपकी कंसंट्रेशन किसकी? C कंसंट्रेशन किसकी? आपकी आइडियल सॉल्यूशन की। यानी कि गामा क्या बता रहा है? आपका रियल सॉल्यूशन की डेविएशन बता रहा है आइडियल बिहेवियर से। क्या बता रहा है? रियल सॉल्यूशन की डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ये आप कहां से? गामा से पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से क्या पता लग रहा है? अगर आपका आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल के लिए गामा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। आइडियल के लिए गामा की वैल्यू 1 आएगी ना, ए और सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये आइडियल की है, ये भी अगर आइडियल की हो जाए तो गामा को हमें 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लूं, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? जो आयंस होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, आयंस बहुत दूर दूर होंगे, कोई उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? आइडियली बिहेव करेगा ना। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए तो वहां पे भी आपकी जो गामा की वैल्यू, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, वो 1 आता है। ठीक है, वो सेम बात वही है कि वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहा है, आइडियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाँ, अब अगर मेरे को मान लो जैसे मेरे पास कोई भी सोल्ट है AXBY, ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होगा? X टाइम ऑफ AY पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Y टाइम्स ऑफ BX नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होगा ना। तो इसकी मेरे को अगर एक्टिविटी बतानी है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ AXBY, ये आपकी किसकी इक्वल होगी? ये आपकी होगी x रेज़ टू द पावर x, y रेज़ टू द पावर y, गामा प्लस माइनस इंटू मोलैरिटी रेज़ टू द पावर x प्लस y। ठीक है, तो किसी भी सोल्ट की जो एक्टिविटी आपकी आएगी वो आपकी ये आएगी। ठीक है, गामा प्लस माइनस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका ये है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर मैं निकालना चाहूँ, इसके लिए गामा प्लस माइनस क्या आएगा? गामा प्लस माइनस रेज़ टू द पावर x प्लस y, वो आपका क्या आएगा? गामा प्लस रेज़ टू द पावर x इंटू गामा माइनस रेज़ टू द पावर y। ठीक है, यानी कि जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू जो भी आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट।
ठीक है, तो ये 2-3 रिलेशन थे जो आपको एक्टिविटी से ध्यान रखने थे। ठीक है, ये क्यों आया, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। जैसे मैंने आपको नर्सरी इक्वेशन कराई थी ना, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय एन log Q। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया था, log Q में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है ना। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको सोल्ट दिया हुआ था और उस सोल्ट के लिए आपको गामा प्लस माइनस की वैल्यू दी हुई थी, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई थी। तो यहां से वो E पूछ रहा था। ठीक है, यानी कि आपका E ऑफ सेल पूछ रहा था। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना था, वहां पे जब ये वैल्यू आपको दी हुई है, वहां पे आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन का यूज ना करके एक्टिविटी निकालनी थी। ठीक है, एक्टिविटी निकाल के एक्टिविटी आपको वहां पे क्या करनी थी, यूज करनी थी। ठीक है तो दोनों कंसंट्रेशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन के लिए, वो किसके लिए, आइडियल के लिए। अब जब उसने गामा प्लस माइनस की वैल्यू दे दिया आपको, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट दे दिया, तो जाहिर सी बात है आपको रियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या करनी है, यूज करनी है वहां पे। ठीक है, रियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूज करने के लिए पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। एक्टिविटी निकाल के आप उसको कंसंट्रेशन की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां भी आपका ये यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ। डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ में सिंपल कुछ नहीं है, log ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड बी इंटू रूट आई। ठीक है, एक काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, काइनेटिक्स में क्या था, log के अपॉन के नोट इज इक्वल टू 2a जेड बी रूट आई। ठीक है, ठीक है, ये आपका काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था। यहाँ पे आपका ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहां से आपके इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4-4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता ही है, 0.509 के आसपास कुछ इतनी वैल्यू होती है कि। ठीक है, अप्रोक्स 0.5 ही लेके चलते हैं हम। ठीक है, 0.509 होती है वैसे। ठीक है, तो यहां से आपका ये होता है डिबाय-हक्केल लिमिटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलो ये होगी। इसके बाद आपका क्या बचा है, हाँ फैराडे लॉ बचे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ वगैरह यहां से निकलवा लेंगे। ठीक है, चलो अब बस आपका चैप्टर खत्म होने पे ही है। इसके बाद आप क्या आते हैं, फैराडेज लॉ। ठीक है, कुछ नहीं, 2 ही लॉ है सिंपल से। ठीक है, फैराडे लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है, जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या होते थे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करते थे। ठीक है, जैसे ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव था, मैंने सॉल्यूशन मान लिया NaCl का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, एनोड पे आपकी हो रही थी ऑक्सीडेशन, एनोड पे थी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पे थी रिडक्शन। कैथोड पे आपकी थी क्या, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कैसे हो रही है, जैसे ये था Cl नेगेटिव विल गिव हाफ ऑफ Cl2 प्लस ये नेगेटिव से 0 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई, और Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Na।
ठीक है, ये आपकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। ठीक है, प्लस से 0 गया, ठीक है, रिडक्शन, नेगेटिव से 0 गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका Na आ रहा है। ठीक है, Na मेटेलिक 0 स्टेट में आ रहा है, तो Na क्या हो रहा है, Na आपका यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रिडक्शन होती है वो यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने बोला कि जितना अमाउंट आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा ना, वो मान लिया मैंने W। ठीक है, W अमाउंट आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो कितना डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने पास किया। ठीक है, चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। तो ये आपका I इंटू टी, यानी कि जितना करंट आपने जितने टाइम के लिए वहां से पास किया ना, ठीक है, बेसिकली वो चार्ज होता है। ठीक है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट हो। ठीक है, तो ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये आएगा आपका ZIT। ठीक है, टी छोटा लिख देता हूं, टाइम के लिए छोटा आता है ना, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, I एम्पियर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। ठीक है, और Z किसके इक्वल होगा, Z आपका होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। ठीक है, ये आया कैसे आया, सिंपल है, किसी के लिए भी मान लो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500, n मोल का होगा n इंटू 96500, डिवाइड कर देंगे, मोलर बाय n आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, और 96500 वहां तक आपको जाने की क्या है, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, ये आपका Z आपका इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 होता है। ठीक है, ये आपका था सिंपल फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने पास किया दो सॉल्यूशन से, तो जो दोनों जगह डिपोजिशन होगी, वो डिपोजिशन की जो रेशो होगी वो डायरेक्टली या वो इक्वल होगी इक्विवेलेंट, जो दो स्पीसीज ली है उन दो स्पीसीज के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के। ठीक है, सिंपली आप निकाल भी सकते हो, मान लो एक है, एक से W1 मान लिया मैंने, W1 डिपॉजिट हुआ, वो किसके इक्वल होगा, जो कि Z1 आएगा, और I इंटू टी कुछ भी पास किया। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन में जो डिपोजिशन हुई वो Z2, और सेम चार्ज पास किया, नहीं सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया, तो ये भी I इंटू टी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे क्या होगा, IT से IT कैंसिल, और Z में 96500 होता है, वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से W1 बाई W2 आपका क्या आ जाएगा, E1 बाई E2। ठीक है, W1 बाई W2 क्या आ जाएगा, E1 बाई E2। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रो का पार्ट। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो वो आपका क्वेश्चन वाली सॉरी, जो कुछ अगर टॉपिक वैसे तो बचे नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नॉस्टिक क्वेश्चन से आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ई नोट का जो रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ई नोट ऑफ सेल वगैरह होता है वो सब आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डिबाई-हार्कल लिमिटिंग लॉ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह से आ जाता है, और कोलरास लॉ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे क्या क्लियर हो गए। ठीक है, तो ठीक है, अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है।